everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 which is from hunting, gathering to growing food, right? हिस्ट्री का चैप्टर है ये और बहुत ही हम स्टोन एज के बारे में बात करें. पहले हंटर्स होते थे, हंटर्स गैदरर्स, राइट, जो एनिमल्स का शिकार करते थे, कुछ चीज़ इधर उधर से गैदर करके खाते थे और कैसे वो पहुँचे टिल एग्रीकल्चर. तो ये हम पूरा पीरियड इस में डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स टिल द एज वेयर दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, राइट. सो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. द अर्लीस्ट पीपल, राइट, इनको हम द अर्लीस्ट पीपल बोलते हैं ना, हंटर्स एंड गैदरर्स को. अब सपोज करो आज के टाइम पे अगर आप बात करो, लेट्स से आपको जाना है चंडीगढ़ टू दिल्ली, राइट, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, राइट. आप अपने कार, अपने व्हीकल से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप बस से जा सकते हो, आप फ्लाइट से जा सकते हो, राइट. बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है. अब सोचो उस टाइम पे जब हंटर्स और गैदरर्स के टाइम पे थे, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे? नील, वी डोंट नो. एंड अगर थे भी तब हमें उसका आइडिया नहीं है और थे भी नहीं तब इतने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट. तो क्या ये लोग एक ही जगह रहते थे? क्या ये स्टेशनरी थे या फिर ये मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? तो वो सारे क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में आज एड्रेस करने वाले हैं. सो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो. हम बात कर रहे हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो, राइट. 2 मिलियन साल पहले जो लोग रहते थे, अर्लीस्ट लोग, उनको नाम दिया गया हंटर्स एंड गैदरर्स, राइट. उनको नाम दिया गया जो 2 मिलियन साल पहले रहते थे इस सब कॉन्टिनेंट पे, उसको जो लोग रहते थे उनको नाम दिया गया हंटर्स और गैदरर्स. अब सब कॉन्टिनेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, राइट. पाकिस्तान, थोड़ा अफगानिस्तान एंड नेपाल एंड श्रीलंका, राइट, ऑल ऑफ दिस रीजन जो हमारा सब कॉन्टिनेंट बनता है, हम उस पूरे रीजन की बात कर रहे हैं जनरली. अब हंटर्स और गैदरर्स क्यों नाम दिया? हंटर्स इसलिए क्योंकि वो हंट करते थे, शिकार करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का, फिश पकड़ते थे, बर्ड्स का शिकार करते थे. गैदरर्स इसलिए क्योंकि फ्रूट्स गैदर करते थे, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स, एग्स, ये सभी गैदर करते थे. अब कोई सामान कलेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमने उनको नाम दे दिया कि वो गैदरर्स हैं. रूट्स, फ्रूट्स, सब चीज़ें जो है, ट्री प्रोड्यूस, सब वो गैदर करते थे. हंटर इसलिए क्योंकि वो शिकार करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का, बर्ड्स का, फिशेस पकड़ते थे. So that's why this name is given to them कि they were hunters and gatherers. Hunter gatherers move from place to place, right? वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे. ऐसा नहीं कि वो एक जगह जहाँ रह रहे हैं हमेशा वो वही रहेंगे, ऐसा नहीं है. एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे और इसके कुछ रीजंस थे. पहला रीज़न ये था कि अगर वो एक ही जगह पे बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे तो वहाँ पे जितना खाना, वहाँ पे जितने रिसोर्सेज होंगे वो सारा ख़त्म कर देंगे, है ना. वहाँ पे जितने अब एनिमल्स होंगे सबका शिकार कर दिया होगा, जितने पेड़ पौधे थे जहाँ से खाने का सामान मिल रहा था वो सभी वो ख़त्म कर देंगे, है ना. तो अगर एक ही जगह पे लंबे टाइम तक रहेंगे तो सारे रिसोर्सेज को वो वहाँ पे खाकर ख़त्म कर देंगे, राइट. तो इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता था. दूसरा रीज़न क्या है कि एनिमल्स जो हैं वो अपने शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. तो ये जो हंटर्स थे ये उन एनिमल्स के पीछे पीछे दूसरी जगह पे जाते थे. एनिमल्स मूव करेंगे, उनके पीछे पीछे ये हंटर्स भी मूव करेंगे. जैसे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे डियर का, वाइल्ड कैटल का शिकार करते थे और उनके पीछे पीछे ये हंटर्स उनका शिकार करने के लिए दूसरी जगहों पे जाते थे. That is why those who hunted them had to follow their movements. इसलिए वो फॉलो करते थे. तीसरा ये कि plants and trees bear fruit in different seasons, right? ऐसा नहीं है ना कि सारे फ्रूट्स एक ही सीजन में आते हैं, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फ्रूट्स आते हैं. अब मान लो समर के जो फ्रूट्स हैं वो उन्होंने खा लिए, अब विंटर में कहीं और किसी और जगह पे फ्रूट्स होंगे तो वो वहाँ मूव कर जाएंगे. सो इस तरह की एक मोबिलिटी थी. सो तीसरा रीज़न ये है कि डिफरेंट सीजन में डिफरेंट प्लांट्स और फ्रूट्स जो हैं वो होते हैं, तो उनके सर्च में वो अलग अलग जगह पे मूव करते थे. फोर्थ रीज़न ये है कि पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव.
वेरी एसेंशियल चीज़ हमें पता है कि सबसे एसेंशियल चीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए पानी है। तो प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी के लिए वाटर क्या है, मोस्ट एसेंशियल चीज़ है सर्वाइवल के लिए। तो पानी के सोर्सेज जहाँ पे होते थे, जैसे लेक्स हो गई, स्ट्रीम्स, जो नदियाँ थी, तो लोग जो हंटर्स गैदरर्स थे वो वहाँ पे मूव करते थे कि उन्हें पानी का सोर्स मिले, राइट। तो ये 4 रीजंस थे जिनकी वजह से हंटर्स और गैदरर्स मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, राइट। अब जब पानी जहाँ नहीं है, जहाँ पानी सूख गया है, तो वो दूसरी जगह पे मूव करेंगे जहाँ पे पानी के उन्हें रिसोर्सेज दिखेंगे। तो ये 4 रीजंस की हमने बात करी कि हंटर्स और गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों मूव करते थे, ठीक है। अब हमने ये तो बात कर ली कि क्यों मूव करते थे, 2 मिलियन साल पहले हंटर्स गैदरर्स हुआ करते थे। हमें कैसे पता चला, हम में से तो कोई भी नहीं था 2 मिलियन ईयर्स अगो। सो हमें पता चलता है थ्रू द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो ह्यूमन स्टडीज़ के बारे में बताती है, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताती है, ऑन द बेसिस ऑफ रीमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, कुछ आर्टिफैक्ट्स, किसी चीज़ों के बेसिस पे स्टडी करके बताना कि उस टाइम पे कैसे कैसे ह्यूमन्स या कैसी कैसी चीज़ें रही होंगी। तो वो हिस्ट्री जो है उसको, उसकी जो स्टडी है उसको आर्कियोलॉजी बोला, और जो आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हंटर्स और गैदरर्स यूज़ करते थे उस टाइम पे। तो उन चीज़ों के बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट ये स्टडी करते हैं। It is likely that people made and used tools of stones, wood and bone. तो आर्कियोलॉजिस्ट की जो स्टडी है वो ये कहती है कि उस टाइम पे जो लोग हैं वो टूल्स यूज़ करते थे जो कि या तो पत्थर के बने हुए टूल्स होंगे या वुड के होंगे या फिर बोन से बने हों। तो इन चीज़ों से बने हुए टूल्स उस टाइम पे हंटर्स और गैदरर्स यूज़ करते थे। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। अब जैसे मान लो कि जैसे किसी वाइल्ड एनिमल का शिकार किया, मीट कट करना है, उसके लिए टूल की ज़रूरत है ना। तो वो टूल या वो पत्थर का बनाएंगे, किसी बोन का बनाएंगे, लकड़ी का बनाएंगे, ठीक है। फ्रूट्स चॉप करने हैं, पेड़ काटना है, तो उसके लिए वो अलग अलग टूल्स का यूज़ करते थे। सो ये वो पर्पस हैं जिनके लिए टूल्स का यूसेज था। मीट को कट करने के लिए, ठीक है, बाग हटाने के लिए ट्रीज से, एंड हाइड्स एनिमल स्किन को हटाने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को चॉप करने के लिए। सब में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। अब हंट करना है, वो तीर बनाना है जिससे शिकार करेंगे, तो वो भी क्या टूल उन्हें चाहिए था इस चीज़ के लिए। तो बहुत वेरियस या तो वो लकड़ी का बना लिया, किसी स्टोन का बना लिया, बोन का बना लिया, तो इस तरीके के टूल्स बनाते थे। Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. अब wood, मान लो लकड़ी काटनी है पेड़ से, है ना, तो वो लकड़ी को काटेंगे, फिर उससे घर भी बनाते थे, फायरवुड की तरह भी यूज़ करते थे, आग, राइट, जलाने के लिए, कुछ और बहुत सारे वेरियस पर्पस जो हैं वुड से सॉल्व होते थे। सो इस तरीके के बहुत सारे टूल्स हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, एंड उनके बेसिस पे हम ये बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चूजिंग ए प्लेस टू लिव। अब हमने ये तो देख लिया कि वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन वो कौन सी जगह पे रहते थे, राइट, कौन सी जगह वो चूज करते थे जहाँ पे वो रहेंगे। तो ये मैप शो करता है आपको, यहाँ पे ये आप पेलियोलिथिक साइट्स जो देख रहे हो जो ट्रायंगल से बनी हुई हैं, हम अभी इनकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। 3 एराज में हम डिवाइड करते हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पैलियोलिथिक की कर रहे हैं, राइट, पैलियोलिथिक। सो पैलियो मीन्स व्हाट, ओल्ड, लिथिक इज स्टोन या फिर रॉक। तो ओल्ड स्टोन एज जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच मीन्स पैलियोलिथिक साइट्स, जैसे कि ये देखो ट्रायंगल में है, कुरनूल केव्स हैं, राइट, यहाँ पे ये हुंस्की है, यहाँ पे भीमबेटका केव्स हैं, इनाम गांव है ना, ये सारी क्या है, पैलियोलिथिक साइट्स हैं जो ओल्ड स्टोन एज है जिसके बारे में हम बात करें। आप इनके नाम याद रखना, भीमबेटका केव्स, इमाम गांव, हुंस्की, कुरनूल केव्स, राइट, दीज आर पैलियोलिथिक साइट्स।
अब उसके बाद कुछ नियोलिथिक साइट्स भी हैं, पय्यमपल्ली है, हलूर है, मेहरगढ़ है, बुरजाहोम है, कोल्डिवा, महागढ़ा, राइट। तो ये सारी क्या है, साइट्स हैं जहाँ पे लोग रहते थे या फिर जहाँ से कुछ टूल्स मिले हैं। All the places marked triangles are sites from which archaeologists have found evidence. तो ये जो साइट्स हैं भीमबेटका, इमामगांव, हुंसकी, कुरनूल, यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंसेस मिले हैं। जैसे रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग्स बेसिकली भीमबेटका में जैसे केव्स डिस्कवर हुई, भीमबेटका एमपी में है, अभी प्रेजेंट डे एमपी में, तो वहाँ पे जहाँ केव्स हैं, राइट, केव्स में हंटर्स एंड गैदरर्स कभी रहे होंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ पेंटिंग्स ड्रॉ की हुई हैं रॉक्स पे, राइट, तो उनको हमने नाम दे दिया रॉक पेंटिंग्स। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। इन केव्स में जब वो रहते होंगे हंटर्स एंड गैदरर्स, तो वो कुछ पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे। ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, कुछ एनिमल्स के स्ट्रक्चर, कुछ ह्यूमन के स्ट्रक्चर, तो इस तरह की पेंटिंग्स जो हैं रॉक्स पे उन्होंने ड्रॉ की हुई हैं, राइट। Some of the best examples are from MP and Southern UP. MP में जो भीमबेटका केव्स है वहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, बहुत सारी ऐसे रॉक पेंटिंग्स मिली हैं जो बताती हैं कि यहाँ पे उस टाइम पे जो लोग रहते थे वो इस तरह के पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे। These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. So उस टाइम पे भी हम ये कह सकते हैं कि उनके पास इतनी अच्छी एक्यूरेसी थी, इतनी अच्छी स्किल्स थी, जिन लोगों ने पेंट किया हुआ है काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ पेंट किया है, राइट। एंड पेंटिंग्स हैं किसकी, या तो वाइल्ड एनिमल्स की हैं या फिर कुछ ह्यूमन फिगर्स हैं। ये आप देखो, ये भीमबेटका केव्स हैं। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। जो लोग यहाँ पे आके रहते थे अब ये नेचुरल शेल्टर का काम कर रहे हैं, आपको धूप से बचाएगी, बारिश हुई बारिश से बचाएगी, राइट। तो बहुत ही मल्टीपर्पज़ जो है उस टाइम पे केव्स थी, नेचुरल शेल्टर था, तो लोग यहाँ पे आके रहते थे। प्लस जो है क्लोज टू नर्मदा वैली, तो पानी का भी सोर्स था। So people chose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. Natural shelter की तरह काम करता था, close to नर्मदा वैली, तो लोग यहाँ पे आके रहे हैं उस टाइम पे। उन्होंने यहाँ पे आके कुछ रॉक पेंटिंग्स ड्रॉ करी एंड वो आर्कियोलॉजिस्ट एज एविडेंसेस उसको स्टडी करते हैं, राइट। सो ये एग्जाम्पल है भीमबेटका का। नेक्स्ट है साइट्स। जो हम बात करें ना पेलियोलिथिक साइट, मेसोलिथिक साइट, ये है क्या, तो साइट बेसिकली क्या है, वो जगह जहाँ पे कि हमें कुछ रिमेन्स मिले हों, जैसे कुछ टूल्स मिले हों, पॉट्स मिले हों, बिल्डिंग्स मिले हों, तो ऐसी कोई जगह जहाँ पे हमें कुछ रिमेन्स मिले हैं किसी चीज़ के, उन जगह को हमने नाम दिया कि वो साइट्स हैं, राइट। These were made, used and left behind by people. या तो लोगों ने ये साइट बनाई होंगी या फिर यहाँ पे कुछ टूल्स यूज़ करे होंगे, पॉट्स यूज़ करे होंगे, कुछ बिल्डिंग्स होंगी, कुछ उन्होंने सामान यूज़ करे होंगे, तो ये सारी जगह को हमने क्या नाम दिया, साइट्स। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even under water. ये जो साइट्स हैं ये अर्थ के सरफेस पे भी हो सकती हैं, सरफेस के नीचे भी हो सकती हैं और इवन पानी के नीचे भी हो सकती हैं। तो ये साइट्स जो हैं कहीं भी हो सकती हैं, राइट। ये टूल्स हमें पानी के नीचे भी मिल सकते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर भी मिल सकते हैं, सरफेस के नीचे भी मिल सकते हैं। सो ये है साइट्स। फाइंडिंग अबाउट द फायर। अब हम बात करें ओल्ड स्टोन एज के बारे में, बात करें ना कि हंटर्स और गैदरर्स थे, तो क्या उनको आग के बारे में नॉलेज थी, क्या उनको फायर का पता था? यस, दे हैड आइडिया। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप। हमने कुरनूल देखा था ना अभी जब हम बात कर रहे थे मैप पे कि पेलियोलिथिक साइट है, तो यहाँ पे आप देखो दिस इज कुरनूल केव्स, राइट। ये कुरनूल केव्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे एविडेंस मिला है कि उस टाइम लोगों को फायर की नॉलेज थी, मतलब दे हैड आइडिया अबाउट फायर, उनको आग के बारे में नॉलेज थी। इसका एविडेंस हमें मिलता है कुरनूल केव्स से, राइट। सो कुरनूल केव्स हमें आइडिया देती हैं कि उस टाइम के लोगों को फायर की नॉलेज थी। अब वो फायर से क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो सोर्स ऑफ लाइट है, अंधेरा हो गया, अब आग जला के वो रोशनी कर लेंगे, राइट। सो फायर एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया जाता था। खाना पकाने के लिए फायर का यूज़ करेंगे, वाइल्ड एनिमल्स को अगर दूर भगाना है, उसको डराने के लिए जो है फायर का यूज़ करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा मल्टीपर्पज़ था, राइट। सो फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट, मीट को रोस्ट करने के लिए,
स्केयर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को भगाने के लिए। सो फायर वॉज नोन टू दोज पीपल एंड उसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, कुरनूल केव से मिलता है। सो ये हमें बताता है कि उस टाइम के लोगों को फायर के बारे में पता था। अब ये हमने बात करी पेलियोलिथिक एज की। बेसिकली 3 एजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। राइट, ये 3 एजेस में हम डिवाइड करते हैं। फर्दर पेलियोलिथिक का और भी डिवीजन है, अपर, मिडिल, लोअर, बट आपको वो नहीं देखना है, आपको बस एक आइडिया होना चाहिए। सो पेलियोलिथिक मतलब ओल्ड है ना, नियो का मतलब है न्यू। सो ये ओल्ड स्टोन एज, ये न्यू स्टोन एज। अब रफली जब हम पेलियोलिथिक की बात करते हैं तो मतलब 2 मिलियन ईयर्स से लेकर लगभग 12,000 ईयर्स तक, ठीक है, 12,000 ईयर्स पहले तक। मेसोलिथिक की जब हम बात कर रहे हैं रफली 12,000 ईयर से लेके कुछ 10,000 ईयर्स तक, ये मेसोलिथिक था। नियोलिथिक मतलब 10,000 ईयर से लेके कुछ 4,500 ईयर्स, हम बीसी की बात करें, राइट, ईयर्स पहले तक। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है पेलियो, मेसो एंड नियो का, कि 2 मिलियन ईयर से 12,000 साल पहले, ये पूरा एंटायर पीरियड को हमने पेलियोलिथिक बोल दिया, राइट। सो ये जस्ट जनरल क्लासिफिकेशन था। एक्चुअली एनवायरनमेंट जो है यहाँ से मेसोलिथिक में जब आता है तो धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज होने लगा था, और नियोलिथिक जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। सो इस तरीके से एक डिस्टिंक्शन है। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें ना चेंजिंग एनवायरनमेंट की, सो 12,000 साल पहले देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। तो इस पीरियड में क्या हुआ, इसीलिए हमने ये क्लासिफिकेशन यहाँ तक किया है, क्योंकि इसके बाद जो है क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होने लगा था और हम रिलेटिवली वार्म क्लाइमेट्स की तरफ बढ़ रहे थे, राइट। सो क्लाइमेट चेंज था मेजर इन मैनी एरियाज, दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। तो इससे क्या हुआ, क्लाइमेट जब धीरे धीरे वार्म होने लगा तो ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगे, राइट। सो पहला स्टेप क्या था, क्लाइमेट वार्म हो रहा है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हुआ, ग्रासलैंड्स डेवलप हो रहे हैं इस पीरियड में। इससे क्या हुआ, जब ग्रासलैंड्स बढ़ेंगे, दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शिप, कैटल। वो एनिमल्स जो ग्रास पे सर्वाइव करते हैं, वो जानवर जो घास खाते हैं, वो भी बढ़ जाएंगे। अब अगर ग्रासलैंड्स बढ़ रहे हैं, घास बढ़ रही है, तो वो सारे एनिमल्स जो घास खाते हैं ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ जाएंगे। तो कैटल, गाय, बफेलो, जो शीप, गोट एंड डियर, जो हिरन, ये सारे क्या हैं, अब बढ़ने लगे। सो दिस इज हाउ इंक्रीज हैपेंड। उसके बाद है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. ये वही टाइम था, ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, इसके बाद धीरे धीरे कुछ क्रॉप्स भी डेवलप होने लगे, जैसे व्हीट, बार्ले, राइस, ये सब क्या है, ग्रो होने लगा। अब जब क्रॉप्स धीरे धीरे ग्रो होने लगेंगे तो जो लोग हैं वहाँ पे, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उसको कलेक्ट करेंगे, राइट। तो वो कलेक्ट करने लगे इन ग्रेन्स को एज फूड, इन ग्रेन्स को कलेक्ट करने लगे एज फूड, और उन्होंने सीखा कि इनको कैसे ग्रो करना है, इनको कैसे राइप, इनको कैसे निकालना है, कैसे अनाज बनाना है। सो धीरे धीरे अब क्या है, एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो रही है। ग्रासलैंड्स बढ़े, जानवर बढ़े, क्रॉप्स आने लगे, उन क्रॉप्स को कैसे उगाना है, कैसे राइपन करना है, कैसे अनाज निकालना है, ये सभी धीरे धीरे वहाँ पे लोग जो हैं इस चीज़ को सीखने लगे। पहले वो सिर्फ हंट और गैदर करते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे नई टेक्निक्स को डेवलप कर रहे हैं। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। सो इस तरीके से जब उन्होंने देखा कि ये क्रॉप्स नेचुरली ग्रो हो रही हैं, हम इनको कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम खुद से ये क्रॉप्स को उगाने लगे। ग्रेन्स हमारे पास हैं तो हम खुद से ये क्रॉप्स उगा सकते हैं। इस तरीके से लोग जो हैं फार्मर्स बने। पहले ग्रेन्स हुए, उन्होंने ग्रेन्स को कलेक्ट किया, उन्होंने सीखा, उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इन ग्रेन्स को हम खुद उगाने लगे, और इस तरीके से शुरुआत होती है फार्मिंग की, और ऐसे वो फार्मर्स बन गए।
People could also attract the tame animals by leaving food for them near their shelters. इस तरीके से वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करने लगे. जैसे डॉग, मान लो सबसे पहले वाइल्ड जो डॉग है उसको डोमेस्टिकेट किया, पालना शुरू किया. सो पालतू अब वो जानवर जो है धीरे धीरे रखने लगे. सो इस तरीके से शुरू होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. पहला एनिमल जो उन्होंने पालना शुरू किया वो वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, मतलब डॉग ही था. लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव. तो धीरे धीरे वो उन जैसे जो थोड़े जेंटल एनिमल्स होते हैं उनको पालने लगे, वहाँ पे खाना देने लगे. सो इस तरीके से वो धीरे धीरे फार्मिंग के साथ साथ अब एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट करने लगे. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grasses. तो grasslands बढ़ रहे थे, घास ज़्यादा थी, तो ये एनिमल्स जैसे कि शीप, गोट, कैटल, ये सारे जो घास खाते हैं ये अब वहाँ पे रहने लगे उस एरिया में. Often people protected these animals from attack by other wild animals. This is how they became herders. अब वो धीरे धीरे पहले फार्मर बने, फार्मर के बाद धीरे धीरे जो वहाँ पे जानवर आते थे उनको खाना देने लगे, वो जानवर उनके साथ रहने लगे और धीरे धीरे वो लोग उन जानवरों को प्रोटेक्ट करने लगे दूसरे वाइल्ड एनिमल से, ताकि कोई दूसरा वाइल्ड एनिमल उनका शिकार ना कर दे, तो वो प्रोटेक्ट करने लगे. इस तरीके से वो हर्डर्स बन गए. सो पहले हंटर्स गैदरर्स थे, धीरे धीरे एरा चेंज हुआ, फार्मिंग सीखी, फार्मिंग के बाद एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए और धीरे धीरे हर्डर्स बन गए. सो दिस इज हाउ ये एक ट्रांजिशन होता जा रहा है. अब आता है न्यू वे ऑफ लाइफ. ये शुरू होता है जैसे हम नियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं, एक सेटल्ड लाइफ वहाँ से शुरू होने लगी थी. व्हेन पीपल बिगैन ग्रोइंग प्लांट्स इट मेंट they had to stay in the same place for long time looking after plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. अब मान लो खेती करनी है, आपने वहाँ पे ग्रेन्स जो आपके पास दाने थे, आपने वो बीज जो हैं वो बो दिए. अब ऐसा तो नहीं है कि बीज बो के आप वहाँ से दूर चले जाओगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल. उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, क्रॉप्स को उगाना पड़ेगा, उनको पानी भी देना है, राइट, और उनको बाद में निकालना भी है, हार्वेस्टिंग भी करनी है. सो ये पूरा प्रोसेस को काफ़ी टाइम लग जाता था. तो इतने टाइम तक उन्होंने एक जगह पे रहना सीख लिया. पहले जब हंटर्स और गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्रीक्वेंटली मूव करते थे, लेकिन इस पीरियड में क्या हो रहा है, जब से उन्होंने ग्रेन्स उगाना शुरू किया, क्रॉप्स उगाने शुरू करे, उनको लगा कि ये काफ़ी टाइम लग रहा है, तो वो एक जगह पे रहना सीख गए थे. अब वो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे. एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली. और इस तरीके से ग्रेन्स को उगा के वो क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे एक ही जगह पे रहने लगे हैं. पहले वो नोमैडिक थे, मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पे, अब वो एक ही जगह पे रहने लग गए हैं. As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways storing it. अब जब ग्रेन आएगा तो उसको स्टोर भी करना है. वो इवॉल्व हो रहे थे टाइम के साथ, धीरे धीरे नई नई चीज़ें सीख रहे थे. जैसे ग्रेन एज सीड भी यूज़ करना है, खाना भी है, एज गिफ्ट्स किसी और को भी देना है और स्टोर भी करना है. तो बहुत सारे पर्पस थे ग्रेन के. अब उनको स्टोर कैसे करना है, उनको स्टोरेज का भी काम देखना था कि हम इन ग्रेन्स को स्टोर कैसे करेंगे. पहले फार्मिंग शुरू करी, हर्डर्स बने, डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल्स को, एक जगह पे रहना शुरू किया, एंड अब स्टोरेज का देख रहे हैं कि हम इन ग्रेन्स को स्टोर कैसे करेंगे. सो स्टोरिंग एनिमल्स. Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. Animals जो हैं naturally multiply, बढ़ते जाते हैं नंबर में, तो अब उनको अगर हमें प्रॉपर हम उनकी देखभाल करें तो हमें मिल्क का भी सोर्स है, मीट का भी सोर्स है एनिमल्स, राइट. सो इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर reared can be used as a store of the food. तो एनिमल्स का भी स्टोरेज शुरू हुआ कि एनिमल्स को भी हम ध्यान से रखेंगे, हमें टाइम टू टाइम मिल्क भी दे रहे हैं, मीट भी दे रहे हैं, तो हम एनिमल्स को भी अब ध्यान से स्टोर करेंगे, राइट. सो दिस इज हाउ दे वर इवॉल्विंग. ये ट्रांजिशन फेज चल रहा था. फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. टू फाइंड अबाउट whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidences of plants and animal bones. साइंटिस्ट स्टडी करते हैं प्लांट्स और एनिमल बोन्स को, ताकि ये पता चले कि सेटलमेंट जो है इन साइट्स पे वो फार्मर्स एंड हर्डर्स का था या नहीं.
तो एक जो एक्साइटिंग उनको स्टडी मिली उसमें था रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन। ग्रेन की हमने बात करी ना, तो ग्रेन जो बर्न्ट ग्रेन है, जला हुआ ग्रेन, उसके कुछ रिमेन्स मिले, तो उसके बेसिस पे कुछ स्टडीज हुई। These may have been burnt accidentally or on purpose. इन ग्रेन्स को या तो खुद जल गए होंगे या फिर जलाया होगा पर्पसफुली, हम नहीं जानते उन बातों को, बट हमें सिर्फ एविडेंस मिला है बर्न्ट ग्रेन का, उसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. Scientists animals के जो bones हैं उनको भी स्टडी करते थे, जो plants remains हैं उनको भी स्टडी करते थे, तो उसी से हमें पता चलता है कि बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के क्रॉप्स उगाए जाते थे उस टाइम पे अलग अलग जगहों में, राइट। सो टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, यहाँ हम आते हैं नियोलिथिक एज में, जो न्यू एज है ना, यहाँ पे शुरुआत होती है एग्रीकल्चर की। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ट्रेसेस मिले हट्स के, हाउसेस के, कि जिन जगहों पे वो रहते थे, जैसे बुर्जा होम का एक एग्जांपल है प्रेजेंट डे कश्मीर में। लोगों ने पिट हाउस बनाए, कुछ ऐसे मान लो कुछ ऐसे ऐसे हाउस थे जिनको डिग करके बनाया गया और वहाँ तक सीढ़ियाँ भी जा रही थी, तो ये एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत है। पहले तो घर बनाए नहीं जाते थे क्योंकि हंटर्स और गैदरर्स मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन बुर्जा होम में हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे साइट्स मिले जहाँ पे कि लोगों ने पिट हाउसेस बना रखे थे ग्राउंड से नीचे, एंड वहाँ पे सीढ़ियाँ भी जा रही थी। सो ये एक शुरुआत थी सेटल्ड लाइफ की। These may have provided shelter in cold weather. जब ठंड का सीजन है, जब ठंड होती है, तो ये एक शेल्टर प्रोवाइड करते थे। Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the hut. जैसे जो हम घर में या ओपन में कहीं चूल्हा जलाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को कि ओपन में भी, मतलब घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, हट्स के अंदर भी और आउटसाइड भी कुछ ऐसे हमें एविडेंस मिले कि लोग उस टाइम पे ऐसे चूल्हा जलाने का कुछ प्रोविजन होता राइट। सो ये सारी स्टडीज़ हम आर्कियोलॉजिस्ट के जो एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पे कर रहे हैं। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। स्टोन टूल्स भी हमें बहुत सारी साइट से मिले हैं। Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic. जो Paleolithic में हमें stone tools मिले, जैसे काफ़ी मोटे टूल्स, मोटे पत्थर के टूल्स थे, कुछ शार्पनेस नहीं थी, राइट। सो Neolithic में थोड़ा फाइन हो गया, वो उन्होंने सीख लिया कि किस तरह से हमें इस टूल को पॉलिश करके कैसे अच्छे से बनाना है, राइट। सो Neolithic जो एज है, जो न्यू एज आई, वहाँ पे जो स्टोन टूल्स थे वो माइक्रोलिथ्स थे, ठीक है। तो माइक्रोलिथ्स हमें मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडी के अकॉर्डिंग, जो कि पेलियोलिथिक स्टोन टूल से काफ़ी अलग है। These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grains and other plants produce, right? तो उस टाइम पे क्या है, अब नियोलिथिक में फाइन टूल्स आने लगे थे, जो स्टोन टूल्स थे उनको थोड़ा पॉलिश करके, थोड़ा शार्प एज करके, तो उनको बेटर बनाया गया। जैसे मोटार्स और पेसल्स जो हैं हम आज भी यूज़ करते हैं घर में, इवन टिल टुडे, स्टोन एज से लेकर, उस टाइम से लेकर हम आज भी स्टिल इसे यूज़ करते हैं। जैसे घर में जब चाय बनाते हैं, वो अदरक जिसमें कूटते हैं ना, जो एक होता है छोटा सा पत्थर जैसा, राइट। सो उसमें हम मोटार एंड पेसल से यूज़ करके जो अदरक कूटते हैं या कुछ जो हम छोटी मोटी चीज़ें ग्राइंडिंग करते हैं, तो वो क्या है, स्टोन टूल है, जो उस टाइम से लेकर स्टिल आज तक भी यूज़ में है। सो ये कुछ न्यू स्टोन टूल्स के एग्जाम्पल हैं। जिसे देखो, मोटार्स एंड पेस्ट्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे, हज़ारों सालों के बाद भी आज भी हम इन टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। अब जैसे जो अर्दन पॉट्स हैं, जो घड़े हैं या जो बर्तन हैं, जो जिनको स्टोरेज के पर्पज़ के लिए रखा गया, अब जैसे अनाज रखना है या कुछ और चीज़ें स्टोर करनी है, तो ये पॉट्स भी हमें मिले हैं एज एविडेंसेस। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। इनको कभी कभी कुछ डेकोरेट भी किया जाता था, कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए, अनाज स्टोर करना है या और बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट। जो आज हम खाना खा रहे हैं, रोटी चावल, राइट। सो ये उस टाइम पे अर्दन पॉट्स में लोग इन चीज़ों को स्टोर करने लगे थे।
सो अभी हम एक सेटल्ड लाइफ जो है वो पढ़ रहे हैं। Besides, they began weaving clothes using different kinds of material, for example cotton, that now could be grown. अब उनको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का पता चल चुका था, वो है कॉटन। कॉटन के एविडेंसेस हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ एक साइट है, अगर हम फिर से मैप में जाके देखेंगे सो यहाँ आप देखो ये मेहरगढ़ की साइट है, राइट, फाइन। सो मेहरगढ़ में हम एविडेंसेस मिलते हैं कॉटन के। तो अब तक उन्हें वीट, बार्ले मतलब स्टोरेज करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट काम उन्होंने क्या शुरू किया, वीविंग का शुरू किया, ठीक है, कपड़े बनाने का काम अब शुरू किया, और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कॉटन। तो अब हमें ये पता लगता है कि उनको कॉटन के बारे में भी पता था। A closer look, living and dying in Mehergarh. This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. ईरान में अगर जाना है बोलान पास होकर जाना पड़ता है, वहीं पे ये इम्पॉर्टेंट साइट पड़ती है मेहरगढ़ की। Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. इस एरिया में प्रोबेबली मेहरगढ़ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों ने बार्ले व्हीट को ग्रो करना सीखा, शीप्स और गोट्स को रेयर करना सीखा। सो मेहरगढ़ प्रोबेबली एक ऐसी पहली जगह थी जहाँ पे लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी। इस साइट पे बहुत सारे एनिमल बोन्स भी मिले हैं। जैसे हमने देखा ना कि साइंटिस्ट स्टडी करते हैं प्लांट्स के रिमेन से, जैसे ग्रेन्स को स्टडी किया, एनिमल बोन्स को स्टडी करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। तो इस जगह से मेहरगढ़ में जो एनिमल बोन्स मिली हैं वो किसकी बोन्स मिली, डियर की, पिग की, शीप एंड गोट। तो इन सभी एनिमल्स की हमें यहाँ पे बोन्स मिलती हैं। Other finds at Mehergarh includes remains of square or rectangular houses. तो यहाँ पे एक और स्पेशलिटी थी मेहरगढ़ में कि कुछ इस तरीके के ब्लॉक्स में जो है घर बनाए हुए थे। तो हमें इसके एविडेंस मिलते हैं, हमें ये कॉटन का एविडेंस मिलता है, हमें यहाँ पे वाइल्ड बोन्स मिलती हैं एनिमल्स की, और हमें यहाँ पे घर के एविडेंस मिलते हैं या तो स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगुलर हाउसेस। बरियल भी एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अरेंजमेंट था। जैसे ये एक बरियल का सीन है, एक एनिमल को गोट के साथ बरी किया हुआ है, तो इसका भी हमें एविडेंस मिलता है। तो बरियल भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अरेंजमेंट था। ऐसे बहुत सारे बरियल साइट्स हमें मिलते हैं मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ में क्या क्या मिला, हमें कॉटन मिलता है, एनिमल जो वाइल्ड एनिमल के बोन्स थे वो मिल रहे हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के एविडेंस मिल रहे हैं, प्लस बरियल के एविडेंसेस मिल रहे हैं। जैसे लोग बरियल, अब किसी को बरी किया है तो वहाँ पे रिस्पेक्ट पे करने जाएंगे, तो मानते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं इन चीज़ों में आपस में। सो बरियल की साइट्स भी बहुत सारी हैं जो मेहरगढ़ में मिलती हैं। एक ऐसे इंस्टेंस में जैसे आप देख सकते हो, एक डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स विच आर प्रोबब्ली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। सो बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी थी कि अगले जन्म में भी हमें खाना देंगे, राइट। सो इन तरीके की चीज़ें भी बहुत थी उस समय पे। सो ये एक एग्जाम्पल है बरियल का, जिसमें कि एक आदमी को गोट के साथ बरी किया जाता है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है, जैसे बुर्जा होम हमने देखा ना, जो प्रेजेंट डे कश्मीर में है। बुर्जा होम में जैसे अगर किसी आदमी को बरी करना था तो उसको अपने डॉग के साथ बरी किया। तो इस तरह की बरियल साइट्स बुर्जा होम से भी मिलती हैं कि अपने मास्टर के साथ डॉग को बरी किया जाता था। ऐसे लोगों के साथ एनिमल्स बरी करते थे, बर्तन भी बरी कर देते, कुछ ऑर्नामेंट्स भी बरी कर देते थे। सो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो बरियल से रिलेटेड थी। ये चैप्टर हमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया है कि पहले कैसे हंटर्स और गैदरर्स से 2 मिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद ही हम पैलेलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ा हमने, और स्टोन टूल्स के बारे में देखा क्या यूसेज थे, वो हंटर्स और गैदरर्स क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, और कैसे एक ट्रांजिशन फेज आया कि एनवायरनमेंट धीरे धीरे वार्म होने लगा, धीरे धीरे फार्मिंग शुरू हुई, हर्डिंग शुरू हुई, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे, एक सेटल्ड लाइफ शुरू हुई, एग्रीकल्चर शुरू हुआ और एक जगह पे रहने लगे, राइट। और उसके बाद बहुत सारी साइट्स के बारे में हमने देखा, मेहरगढ़ का एग्जाम्पल देखा, राइट, कुरनूल केव्स का देखा। सो इस तरीके से पूरा ये चैप्टर हमने
हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो है कवर कर लिया है. सो थैंक यू फॉर द क्लास.